वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम मेथड ऑफ डिटरमिनेंट कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक दो रूल्स को डिस्कस किया था। आज देखते हैं कि हमारे पास अगर जो क्यू ऑफ एक्स है अगर पॉलिनोमियल आ जाए तो उस क्वेश्चन को हमने किस तरह से डिस्कस करना है। अब ये देखें ज़रा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे पॉलिनोमियल भी आ रही है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है। तो इसको हमने किस तरह से डील करना है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो है CF निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज़, ये क्या बन जाएगा 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो रही। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। m इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। b की वैल्यू कितनी, यहाँ पर क्या आ गया -3 प्लस माइनस ये b का स्क्वायर क्या बन गया 9 माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी है 1 ओवर 2 इंटू 2। m इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस एक बन गया 9 माइनस 8 ओवर 4। m इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से अब देखें ज़रा, इसका मतलब क्या है प्लस माइनस का -3 प्लस 1 ओवर 2 और दूसरा m हम किस तरह से लिखेंगे -3 माइनस 1 ओवर 2। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई -2 ओवर 2, m कितना आ गया -1। इधर से देखते हैं क्या बन गया -4 ओवर 2, बल्कि ये 2 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको जब कैंसिल करेंगे -1/2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा -1। ठीक है, एक ए की वैल्यू m की वैल्यू क्या आ गई -1/2 और दूसरी क्या आ गई -m। तो इसका CF लिखते हैं। CF किस तरह से लिखा जाएगा C.F। अब ये जो रूट आए हैं ये डिस्टिंक्ट रूट आए हैं, तो इसका CF किस तरह से लिखा जाएगा C1 e की पावर -x, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस C2 e की पावर -x/2। तो ये हमारे पास इसका CF निकल आया। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, अब देखें ज़रा क्वेश्चन के अंदर ये पॉलिनोमियल भी यूज़ हो रही है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यूज़ हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि जी पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल आ जाए तो उसके लिए हमने ये सोल्यूशन अज्यूम करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसके लिए हमने इस सोल्यूशन को अज्यूम करके चलना है। तो पहले तो हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग किस तरह से करना है वो देखते हैं। इसको पहले इसके साथ लिख लेते हैं और इस डेरिवेटिव को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेते हैं। क्या बनेगा 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू x²। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू 3 साइन x, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। आप इसको दोनों को इकट्ठा भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा सोल्व करने जब करेंगे तो ये इक्वेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। तो उस लेंथी इक्वेशन से बचने के लिए हम इसको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। दोनों के जो आंसर आएंगे हम उन दोनों को लास्ट पे ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। 4pi ऑफ 2 अज्यूम द सॉल्यूशन। इस पी आई के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है
यहाँ पर राइट साइड पर ये देखें ज़रा, क्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या है, पोलिनोमियल। अब जितनी एक्स की डिग्री होती है हमने उतने ही कांस्टेंट से स्टार्ट करके हमने प्रीवियस कांस्टेंट तक चले जाना है। तो इसका जो सोल्यूशन एज्यूम करेंगे वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, अभी इसकी डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो C1 पहला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इससे पीछे जितनी भी x की लोएस्ट डिग्री है वो हमने सारी लिख देनी है। क्या बनेगा, C2, बल्कि C1 और C2 तो यूज़ हो गए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं C3 C4, कॉन्स्टेंट चेंज कर दे, C4x प्लस C5। तो ये सोल्यूशन हमने एज्यूम करना है। जितनी x की डिग्री होगी आपने वहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करना है, यानी कि वेरिएबल वो लिखना है और उससे प्रीवियस जितने भी आपके पास कॉन्स्टेंट तक वेरिएबल आएंगे वो सारे के सारे आपने लिख कर उस सोल्यूशन की मदद से हमने आगे चलना है। तो ये सोल्यूशन एज्यूम करने के बाद हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव क्यों लेना है, क्योंकि हमने ये सारी वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है। तो इसके अंदर देखें y डबल डैश भी है, y डैश भी है, तो इसका पहले सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे, उसको इसके अंदर पुट करेंगे और इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से हमने इस इक्वेशन नंबर 3 का इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए निकालना है। तो इसका जो y डैश क्या बन जाएगा, 2c3x प्लस C4, ये कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। y डबल डैश क्या आ गया, 2c3, और यहाँ पर इस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। क्या करना है, पुटिंग y डबल डैश एंड y डैश इन 2, इस 2 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2 इंटू वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है, 2c3 प्लस 3y डैश की वैल्यू क्या है, 2c3x प्लस C4, और इसी तरह से y की क्या है, प्लस y की ये लिखी हुई है C3x स्क्वायर प्लस C4x प्लस C5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर वाले वैल्यू अलग कर लेते हैं, x वाले अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। अगर कोई टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, 4c3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6c3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, 3c4 प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x प्लस c5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इन x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। अब ये देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर इसको मैं अलग कर लेता हूँ, C3x स्क्वायर। अब x इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसमें से x कॉमन लेके 6c3 प्लस C4x, इसमें से हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, और कांस्टेंट को अलग कर लेता हूँ, ये कांस्टेंट है, प्लस ये 4c3 आ गया और हमारे पास ये C4 आ गया और C5 आ गया, 4c3 प्लस 3c4 प्लस C5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हुए C3 C4 C5 की वैल्यू निकाल कर हमने इस अज्यूम सोल्यूशन के अंदर पुट कर देनी है। तो ये इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, जो सेम टर्म्स है उनके कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर लेते हैं। अब ये देखें, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, C3, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ से C3 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। और इधर देखें ज़रा, C3x का कोफिशिएंट राइट साइड पे कोई भी नहीं है, तो क्या बनेगा, 6c3 प्लस C4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से C3 की वैल्यू हम निकाल चुके, इसके अंदर पुट कर देते हैं, 6 प्लस C4 इज इक्वल टू 0। तो ये C4 की वैल्यू क्या आ गई, -6। ठीक है, और इसी तरह से जो कांस्टेंट है 4
C3 प्लस 3C4 प्लस C5 कांस्टेंट को अगर हम इक्वेट करेंगे राइट साइड पे कांस्टेंट वाली कोई टर्म नहीं, तो ये भी किसके बराबर आएगा, 0 के। तो देखें ज़रा अभी C3 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, 1 है। यहाँ पर पुट कर देते हैं C4 की वैल्यू क्या आई है, 3 इंटू -6 प्लस C5 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया, 4 - 18 प्लस C5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, -14 प्लस C4 इज इक्वल टू 0। तो C4 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 14। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इस अज्यूम सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देते हैं। ये वाला यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा इस इक्वेशन 2 के लिए। तो इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करना है। देयरफॉर YP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, C3 की वैल्यू क्या आई है, 1। तो क्या बन गया, x²। C4 की वैल्यू कितनी है, ये -6x। और सॉरी ये 5 है, ये C5 है। तो C5 की वैल्यू कितनी है, 14। तो ये YP यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 4PI assume द सॉल्यूशन किस तरह से assume करना है। अब ये जो PI हम निकालने लगे इक्वेशन नंबर 3 ऑफ इक्वेशन 3। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने ये बताया था कि अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से ज्यूम करना है। अब देखें, अगर राइट साइड पर अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, अगर साइन AX है या कोस AX है, तो उसका सॉल्यूशन हमने ज्यूम करना है y इज इक्वल टू C1 साइन x प्लस C2 कोस x। यानी कि जो यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है उसमें आपने अगर तो साइन है तो फिर भी दोनों आएंगे, कोस है तो फिर भी आपने इन दोनों को लेकर हमने आगे सॉल्यूशन को सोल्व करना है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर 3x है तो हमने 3 लगा दिया, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर जस्ट साइन x रहेगा। अब देखें ज़रा इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, ये 3 साइन x। तो क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन ज्यूम करते हैं। y इज इक्वल टू, अब C5 तक तो हमारे पास वैल्यू आ गई, हमने कांस्टेंट को चेंज कर लेना है। क्या लिखेंगे, C6 साइन x प्लस C7 कोस x। तो ये हमारे पास उस इक्वेशन नंबर 3 के लिए अज्यूम सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 3 में लिख देते हैं, पुट कर। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ, 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू 3 साइन x। ये वो इक्वेशन है, ठीक है। तो इस राइट साइड पे QX ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसके लिए हमें ये इस तरह का सॉल्यूशन अज्यूम करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट हम चेंज करें क्योंकि एक कांस्टेंट को बार बार रिपीट नहीं करते। अच्छा जी, अब इसका सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं। y डैश क्या बन गया, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कोस x, और कोस का डेरिवेटिव क्या आ गया, साइन x। इसी तरह से y डबल डैश इसका निकाल लेते हैं, कोस का डेरिवेटिव क्या बन गया, माइनस साइन x, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस x। इन दोनों डेरिवेटिव को उठाकर इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग y डबल डैश एंड y डैश इन 3, तो क्या बनेगा, 2 इंटू वाई डबल डैश क्या आया, -C6 साइन x, सॉरी ये दूसरी वैल्यू भी आएगी, -C7 कोस x प्लस 3y डैश क्या है, C6 कोस x माइनस C7 साइन x। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस y, ये y की वैल्यू ये लिखी हुई है, प्लस C6 साइन x प्लस C7 कोस x इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ, 3 साइन x। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। ये क्या बन जाएगा, -2C6 साइन x
ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2c7 कोज एक्स प्लस 3c6 कोज एक्स -3c7 साइन एक्स प्लस c6 साइन एक्स प्लस c7 कोज एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स। अब इसके अंदर कुछ अगर तो कोई टर्म कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो इसको प्लस माइनस करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, जिसके अंदर साइन एक्स आ रहा था ये और ये, इनमें से साइन एक्स कॉमन ले लिए और जिसमें से कोज एक्स कॉमन आ रहा था कोज एक्स कॉमन लेके लिख दिया और राइट साइड पर 3 साइन एक्स एज इट इज़ आ गया। अब ये देखिए यार ये c6 और c6 आपस में माइनस हो गए तो 2 में से 6 एक गया तो -6 बचेगा, बड़ी का साइन आ गया। इधर भी एज इट इज़ ये क्या 3c6 पहले लिख दिया और 2 में से एक c7 एक निकलेगा तो हमारे पास क्या बन गया -c7। अब यहाँ पर हमने साइन के और कोज के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है और ये c6 और c7 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो इक्वेशन बनी थी उसमें के अंदर से हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके लिख दिया है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके c6 और c3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 को या 1 को हमने इसके कोफिशिएंट सेम करके इसको आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, और इसको 1 में से हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिख दिया 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 9 बन गया, यहाँ पर 3 आ गया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसको मैंने नीचे लिख दिया। तो जब सब्ट्रैक्ट करते होते हैं हम इसका क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये इसका जब साइन चेंज कर दिया है तो ये c7 कैंसिल हो गया और इसका साइन चेंज करेंगे 9c और एक c हमारे पास क्या बन गया 10c, और इधर वाली साइड पे क्या बनेगा -3। तो यहाँ से देखें c6 की वैल्यू क्या आएगी -3/10। इस c6 की वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके c7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर हमने क्या किया, पुट किया c6 की वैल्यू -3/10 -c7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया -9/10, तो ये उधर राइट साइड पर चला गया, तो ये इधर नेगेटिव था, इधर आ क्या हो गया, इधर क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये राइट साइड पर जा क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइन जो है ये इधर वाली साइड पर आएगा, तो यहाँ से क्या बन गया c7 की वैल्यू निकल आई है। ये जो c6 और c7 की वैल्यूज़ आई हैं इसको हमने उठाकर इसके अंदर पुट करना है। ये देखें ज़रा, ये जो हमने सोल्यूशन एज्यूम किया था ये किसका ये सोल्यूशन था, ये इक्वेशन नंबर जो हमने लिखी थी, ये जो उसको अलग अलग किया था, ये इसका सोल्यूशन जो हमने एज्यूम किया ये है। अब c6 की वैल्यू और c7 की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। तो ये देखिए, यही हमने काम किया है कि जो c6 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, c7 की यहाँ पुट कर दी, तो ये हमारे पास उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया इक्वेशन नंबर 3 का। तो इसका जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं, जो पॉलिनोमियल का हमने सोल्यूशन निकाला था उसको और इसको ऐड करके लिख देते हैं और CF को भी इसके साथ ऐड कर देते हैं, हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। हैंस द जनरल सोल्यूशन इज, इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -x/2, ये तो हमारे पास CF था, प्लस अब उसका पॉलिनोमियल का सोल्यूशन हमने लिखना है। जो हमारा पॉलिनोमियल का सोल्यूशन निकला है, ये देखें ज़रा पॉलिनोमियल का सोल्यूशन क्या निकला है, ये वाला। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सोल्यूशन हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्या आ गया, x² -6x प्लस 14, ये उस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन आ गया था, और ये वाला -3/10 sin x -9/10 cos x।
तो ये जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें ज़रा वाई ट्रिपल डैश यानी कि 3 डेरिवेटिव यूज़ हो रहे हैं। राइट साइड पर 2x² + 4x, मतलब इसके अंदर पॉलिनोमियल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसकी CF बना लेते हैं। CF बनाने के लिए क्या किया, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली है। तो इसमें से m कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, m = 0, m² + 1 = 0। तो यहाँ से एक तो m की वैल्यू 0 आ गई, और जब इस -1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट CF बन रहा है, CF देखें क्या बनेगा, ये इमेजिनरी फंक्शन है तो इसका c2 cos x + c3 sin x। तो e⁻0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो CF है वो ये निकल आया। अब सोल्यूशन एज्यूम करना होता है हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। अब देखें ज़रा, अब ये पॉलिनोमियल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये 2x² को भी इसके साथ अलग कर लेते हैं और 4 sin x को भी इसके साथ अलग कर लेते हैं, और दोनों का अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल कर हम इनको आपस में लास्ट पर ऐड कर देंगे तो ये जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखें ज़रा, लिखा हुआ फॉर PI ऑफ 1, इस 1 का PI किस तरह से निकलेगा, वी हैव इस पॉलिनोमियल को भी इसके साथ अलग कर दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी इसके साथ अलग करके लिख दिया। अब पहले तो हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। अब देखें ज़रा नेक्स्ट क्या किया कि फॉर PI ऑफ 2, इस इक्वेशन नंबर 2 का जो PI है वो इसको निकालते हैं। अब हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि अगर तो सोल्यूशन एज्यूम कर, जब हम सोल्यूशन एज्यूम करते हैं तो सोल्यूशन एज्यूम करते वक्त हमने ये ख्याल रखना है कि जी जो सोल्यूशन हम एज्यूम कर रहे हैं क्या उस तरह का सोल्यूशन CF के अंदर तो नहीं आ रहा। अब देखें ज़रा, ये पॉलिनोमियल है, x² है डिग्री, तो x² से प्रीवियस जितनी भी डिग्री की वैल्यूज़ हैं x की हमने वो कांस्टेंट के साथ लगा के लिखनी है। तो जब लिखेंगे तो 3 कांस्टेंट हमने पहले यूज़ करी, तो यहाँ पर C4 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या था, C4x² + C5x + C6। अब ये एक इसका अज्यूम सोल्यूशन है पॉलिनोमियल के लिए। अब इसके साथ मैंने x लिखा है, ये x क्यों लिखा है, अब देखें ज़रा, इन तमाम वैल्यूज़ में से एक सिंपल कांस्टेंट हमारे पास CF के अंदर यूज़ हो रहा था, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हमने क्या करना होता है कि जी सेम जो कांस्टेंट है या सेम जो वैल्यू आ रही है हमने सोल्यूशन के अंदर अज्यूम नहीं करनी, ठीक है। ये C6 है या C1, इससे कंफ्यूज नहीं होना, कांस्टेंट है तो ये सेम भी हो सकते हैं। मैंने इसको डिफरेंशिएट इसलिए किया है क्योंकि हमारे 3 कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ कर लिए थे, तो ताकि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसकी तरतीब चेंज नहीं कर रहा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। तो जब CF के अंदर इस तरह की वैल्यू सेम आ जाए तो हमने क्या करना होता है, उसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब ये सेम नहीं रहेगा, तो इसको जब x से मल्टीप्लाई किया, ये x² बन गया, ये x² बन गया, ये सिंपल x बन गया। तो क्वेश्चन के अंदर 3 डेरिवेटिव यूज़ हो रहे हैं, तो हमने इसके 3 डेरिवेटिव लेने हैं। ये पहला डेरिवेटिव आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा। इन तीनों डेरिवेटिव्स को उठाकर हमने इस 2 इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो इसका हमारे पास PI पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। अब ये देखें ज़रा, उस 2 इक्वेशन के अंदर हमने ट्रिपल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव को पुट कर दिया। डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था, तो इसको सोल्व, x² के कोफिशिएंट को अलग कर लिया, x के कोफिशिएंट को अलग कर लिया, कांस्टेंट हमने अलग कर लिया, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट हमने क्या किया, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। x² का कोफिशिएंट इधर वाली साइड पर 3c4 है, राइट साइड पर 2 है, तो यहाँ से c4 की वैल्यू क्या बन गई, 2/3। और x का कोफिशिएंट राइट साइड पे कोई भी नहीं है, तो ये 0 के बराबर आ गया, c5 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरह से ये दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पर राइट साइड पे कांस्टेंट भी कोई नहीं है, तो क्या बना, c4 की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2/3। ये इसके साथ कैंसिल हो, क्या बन गया, 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो यहाँ से c6 की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब ये c4, c5 और c6 की वैल्यू हमने पुट करनी है, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो ये उस पर्टिकुलर इंटीग्रल, उस इक्वेशन नंबर 2 का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आया, ठीक है। देखें ज़रा, इसके अंदर जब हम पुट करेंगे
ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो अज्यूम्ड सोल्यूशन है ये वाला, C4 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, C5 की 0 हो गई, C6 की हमारे पास क्या है, ये -4, तो इसमें पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन नंबर 2 का PI निकल आएगा। तो यही काम हमने किया हुआ है। C4 की वैल्यू 2/3 x³ और C6 की वैल्यू क्या थी, -4, तो C5 जो दरमियान वाली वैल्यू है वो हमारे पास 0 हो गई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 का PI निकल आया। इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 3 के लिए PI निकालना है, तो उसके लिए सोल्यूशन एज्यूम किया है, क्योंकि हमारे पास जो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ, y∭ प्लस y' इज इक्वल टू 4 sin x। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो सोल्यूशन एज्यूम करते हैं हम, अब जो कांस्टेंट C6 तक यूज़ होगा तो हमने यहाँ पर C7 लिख दिया। तो आप यहाँ पर कोई और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, A B भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो C7 cos x प्लस C8 sin x। तो ये जो सोल्यूशन हम एज्यूम कर रहे हैं, ये सोल्यूशन ऑलरेडी CF के अंदर आ चुका है। CF हमारा क्या निकला था, ये देखें ज़रा, C2 cos x C3 sin x, यानी कि अगर कांस्टेंट की हम बात करें तो कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये cos x और sin x ऑलरेडी CF के अंदर यूज़ हो गया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इससे बचने के लिए क्या किया, यहाँ पर ये देखें, x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोल्यूशन सेम नहीं रहेगा। तो x से मल्टीप्लाई कर दिया तो सोल्यूशन सेम नहीं रहेगा। तो इसके क्वेश्चन के अंदर 3 डेरिवेटिव लेने हैं हमने। ठीक है, तो 3 डेरिवेटिव लेते हैं। पहला डेरिवेटिव क्या है, ये x है, ये cos x, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूप लाइए होगा। पहला फंक्शन ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही, और पहले x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह से डबल डैश डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये इसके ऊपर फिर आपने प्रोडक्ट रूप अप्लाई करना है। पहला फंक्शन ऐसे ही, इस अंदर वाले का हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया, प्लस ये वाला फंक्शन ऐसे ही आ गया, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। ठीक है, और ये जो आगे लिखा हुआ इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लेके लिख लिया है, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये देखें, ये भी C7 है, ये भी C7, ये भी C8, ये भी C8, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक हो गया। तो इसी तरह से अब y∭ लेते हैं, इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहला फंक्शन ऐसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख दिया है, प्लस ये फंक्शन ऐसे ही आ गया, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 इसके साथ है, और इसका जो डेरिवेटिव आ गया, इन साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया कोस, और कोस का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन। ठीक हो गया। तो अब ये देखें ज़रा, ये जो ट्रिपल डेरिवेटिव है और y' है, इसको हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। क्वेश्चन के अंदर ट्रिपल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, y∭ की वैल्यू ये बन रही है। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पर ऐड नहीं किया। ये -2 और -2 C7 -C7 ये का बन जाएगा -3, ये -2 C8 ये का बन जाएगा -3 C8। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिया, ये दोनों इकट्ठे हो गए, या बन गए -3 C7 -3 C8, और ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी। ये y∭ की वैल्यू है, और इस तरह से y' की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये XC7 पॉजिटिव है, ये XC7 नेगेटिव है। यहाँ पर XC7 नेगेटिव है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये -3 है, ये -3 है, तो ये भी C7 है, ये भी C7 है, ये C8 है, ये C8 है। 3 में से एक गया -2, और ये 3 में से एक गया -2, यहाँ पर बचेगा। तो ये देखें ज़रा, वैल्यूज़ को अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं कोस के और साइन के। तो यहाँ से हम C7 और C8 की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। अब देखें ज़रा, कोस के साथ जो कोफिशिएंट है 2C7 है, राइट साइड पे कोस का कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो C7 की वैल्यू क्या आ गई 0। और इसी तरह से साइन का कोफिशिएंट राइट साइड पे क्या पड़ा हुआ 4, तो इधर वाली साइड पे -2 C8 है, तो ये इधर आकर डिवाइड होगा, तो C8 की वैल्यू क्या आएगी -2। इस C7 और C8 को उठाकर हमने उसके अज्यूम सोल्यूशन के अंदर
वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। और अज्यूम सोल्यूशन क्या है ये देखें ज़रा, ये वाला, ठीक है। C7 तो ज़ीरो हो गया, तो ये कोस वाई टर्म तो क्या हो जाएगी ज़ीरो। C8 की वैल्यू क्या, ये -2, तो ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए ज़रा क्या बन जाएगा, -2x साइन x। तो ये पर्टिकुलर इंटेग्रल निकल आया उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर CF को और जो दोनों हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले उसको ऐड कर दिया। ये हमारे पास CF था, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो पॉलिनोमियल थी उसका था, और ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन तीनों को जब हमने ऐड किए तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन बन गया। तो इसी तरह से बाकी जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आप इन्हीं पैटर्न के तहत इनको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं क्योंकि जब हम इसको अलग अलग करके सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है। उम्मीद करते हैं आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।